सैनिक भाइयों नमस्कार। जो भाई लोग पूरा भूल जाता है, जो पहले हमारे लिए कुछ किया हुआ है उसका बारे में भूल जाता है, उसी का वजह से क्या हो जाता है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अब क्या किया ऐसा नहीं बताना चाहिए। लेकिन अपना कपिल भाई कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहे, इसका बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, हर सैनिक के लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो कितना हो सके उतना शेयर भी कर देना अपना भाई लोग के लिए, पूरा जानकारी हो जाएगा। अभी हम चलेंगे नमस्कार दोस्तों, मैं पूरा सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे लाइव देख रहे हैं। मोदी सरकार का OROP से यू टर्न अच्छी बात है या गलत बात है, कमेंट करके बताना। क्योंकि वैसे मोदी सरकार गारंटी बांटती घूमती है पूरे देश में। आप लोगों ने बैनर भी देखे होंगे, फ्लैक्स बोर्ड भी देखे होंगे, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी लोकसभा चुनाव में। और पूरे देश को एक तरह से गारंटियां बांटी गई थोक के भाव में। अब मोदी सरकार की जो गारंटी थी वो पूर्व सैनिकों के लिए कितनी खड़ी उतरी, ये तो पूर्व सैनिक बता सकते हैं। 28 लाख पूर्व सैनिक देश भर के, वो बता सकते हैं कि मोदी की गारंटी पूर्व सैनिकों के लिए कितनी खड़ी उतरी है 10 साल में। दोस्तों, मोदी सरकार को सत्ता में पहुंचाने वाले पूर्व सैनिक हैं। 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी रैली, और उस रेवाड़ी रैली से गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के दावेदारी के रूप में वहां से प्रमोट किया गया। ये बात तो आप सब लोग जानते हो। जबकि जो रेवाड़ी में जो रैली हुई उसमें बीजेपी के बहुत सारे नेता नाराज थे, पर जो रिटायर्ड अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों को बरगला के वो OROP के नाम से, और वहां से एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया। चलो, इसमें हमारे को तो खैर कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि पूर्व सैनिकों को मतलब है अपनी पे पेंशन से। अब बात आते हैं कि OROP पे क्या मोदी साहब खड़े उतरे, क्या मोदी की गारंटी पूरी हुई 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जब नोटिफिकेशन निकला OROP का, उस समय बड़ा हंगामा आया था कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हैं, जो ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज आए हुए, जो कम सर्विस के अंदर 15 साल में, 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में, और कम एज में, जिनकी एज 35 साल, 36 साल, 37 साल, 40 साल की भी वन रैंक ऑन पेंशन इनको नहीं मिलेगी। और बहुत हंगामा हुआ पूरे देश में। मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन करते हुए फरीदाबाद में कहा कि अगर OROP मिलेगी तो सबसे पहले जो छोटे रैंक के पूर्व सैनिक हैं उनको मिलेगी, और वन रैंक ऑन पेंशन में उन सैनिकों को दी भी। OROP लागू 7 नवंबर 2015 को हुई, और इसका जो बेस वर्ष रखा गया वो जुलाई 2014। उससे पहले वाले जो भी सैनिक है, कलर वाले हैं, प्रीमेच्योर वाले हैं, ऑन रिक्वेस्ट वाले हैं, सबको दी गई। अब बीच वालों को भी शामिल कर लिया, जो जुलाई 2014 के बाद जो रिटायरमेंट आई और 7 नवंबर 2015 के बीच में जो प्रीमेच्योर, जो ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज आए, उनको वन रैंक ऑन पेंशन का लाभ नहीं मिला। अब भी सिर्फ अगले 15 दिन भी नहीं बचे हुए हैं जुलाई 2024 आने में, और उसमें OROP का तीसरा भाग आएगा। क्योंकि पूरा लोकसभा चुनाव में OROP वैसे ज़्यादा तो सुनने को नहीं मिला,
तकरीबन 4-5 रैलियों में मिला कि छत्तीसगढ़ से मेरे ख्याल में शुरू हुए थे 60,000 करोड़ से, फिर राजस्थान में पूछे वहाँ आंकड़ा अलग रखा, फिर हरियाणा के रेवाड़ी में पूछे वहाँ आंकड़ा अलग रखा, फिर उत्तराखंड के ऋषिकेश में वहाँ आंकड़े अलग रखे, फिर उत्तर प्रदेश में वहाँ आंकड़े अलग रखे, फिर जम्मू कश्मीर में आंकड़े अलग रखे, और ये आंकड़े करते 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 1,20,000 करोड़ पे पहुंच गए। मतलब जो मोदी सरकार ने गारंटी दे रहे थे उससे तो यू टर्न कर दिया मोदी साहब ने कि OROP पर जो कम उम्र में जो रिटायरमेंट आए हैं सैनिक परमेचर जो ऑन रिक्वेस्ट आए हैं उनको OROP से बाहर कर दिया, और उनको लॉस भी अब की बार समझ में आ जाएगा। अब तक तो नहीं आया था परमेचर वालों को समझ में, अब तक तो 1,000-1,200 का अंतर पड़ रहा था, पर अब की बार में जुलाई 2024 में परमेचर वालों को भी समझ में आ जाएगा कि कितना उनका आर्थिक स्थिति जो पेंशन की है उसमें कितना नुकसान होगा। तो एक तरह से ना तो मोदी सरकार की जो गारंटी थी वो लागू हुई पूर्व सैनिकों की, यहाँ तक वो OROP के अपने वादे से भी पीछे हट गए, यू टर्न ले गए, और हर समय एक ही दुआई देते रहे कि मैंने इतना पैसा दे दिया, इसमें रक्षा बजट चला गया, हमारी दूसरी जो तैयारियां हैं रक्षा की वो प्रभावित हो रही हैं, फलाना धक्कड़ ये करते हुए। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी ने अपनी जेब से पैसा नहीं दिया, ये भारत देश का पैसा, और भारत देश का जो पैसा वो आम नागरिकों के द्वारा ही दिया हुआ है उस तिजोरी में। ये नहीं है कोई उसको निकाल के और वाई लूटने के चक्कर में ये कहे कि मैंने दे दिया। नहीं, अगर सरकार ने दिया है तो आज तक 75 सालों की सरकार है, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैनों को दिया है या उनका लोन माफ़ कराया है। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो 14,00,000 करोड़ रुपया बिजनेसमैनों का माफ़ कराया, जिसको कहते हैं उसमें बट्ठा कि वो माफ कर दिया। सैनिक भाइयों 15 दिन का समय बचा हुआ है, और 15 दिन में OROP पे पूर्व सैनिक अगर दबाव बना सके तो उनके लिए खुशखबरी होगी, और अगर ना दबाव बनाया तो भाई फिर सरकार क्या पता क्या करेगी, OROP का क्या नहीं करेगी। और आज के समय दबाव बनाना चाहिए जो पूरे देश की जो संस्थाएं हैं जिनके प्रधान हमारे सम्मानित सूबेदार ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन हैं, वो उनको बाहर आना चाहिए। जिस तरह से 14 महीने जंतर मंतर पे आंदोलन चला, और इस आंदोलन को चलाने वाले थे सिपाही से हौलदार, सिर्फ सिपाही से हौलदार रैंक, जो 14 महीने कंटिन्यू वहां बैठा रहा। चाहे उसमें मेरी बात कर लो कपिल फौजी की, चाहे उसमें हौलदार जनक राजवा की बात कर लो जम्मू से, या नायक गोपाल कृष्णा की बात कर लो, या हमारे 2 भाई विजय कुमार भाई ये दूसरे विजय हैं वो भी हौलदार हैं, रमेश जी की बात कर लो वो भी हौलदार हैं, ऑलरेडी मिली हुई है। तो सबके सब सिपाही से हौलदार पूर्व सैनिक थे। और भाई एक हमारे एयरफोर्स के थे JW नलिन तलवार, उन्होंने अपने आप ही डाउनग्रेड कर लिया कि भाई मैं यहाँ ठीक हूँ, जो सिपाही से हौलदार हैं मैं इनमें ही ठीक हूँ, ठीक है मैं JW हूँ, वो अच्छी बात है, किस्मत से मेरे को मिल गई। तो अब हमारे जेशु साहिबान को बाहर आना चाहिए, चाहे उसमें तिरछी टोपी वाला हो, चाहे गोल टोपी वाला हो, चाहे उसमें कोट टाई वाला यूट्यूबर हो, चाहे उसमें जिसके सिर पे बाल नहीं है, जो सबसे ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान बताता है, उसका नाम तो है भिवानी सिंह, चाहे वो हो, चाहे इसमें हमारे जम्मू के एक बहुत ही सम्मानित ऑनरेडी कैप्टन साहब हो, चाहे हमारे गुरदासपुर से सूबेदार मेजर हो। अब इन सब को इकट्ठे होकर जंतर मंतर पे बैठना चाहिए लगातार। वहाँ पे हम कभी कभी आते रहेंगे इनका हौसला अफजाई करने के लिए, 5-10 दिन 15 दिन में
और इनका हौसला अफजाई करके हम वापस घर लौट जाएंगे। तो अब हमारे सूबेदार साहब को आना चाहिए। अब और भाई जुड़ गए हैं। आज संडे का दिन है। संडे का मतलब होता है संडे सत्संग। आपने देखा होगा बहुत सारे डेरों के अंदर संडे को सत्संग होता रहता है। तो पूर्व सैनिकों के नाम से भी मैं सत्संग करता हूँ। और पूरे सैनिकों का सत्संग ये है कि ए से लेके जेड तक सवाल पूछो जो आपके मन में है, दिमाग में है, किसी भी प्रकार से उसका उत्तर मैं दूंगा। नहीं होगा तो मैं उससे उत्तर को लिख लूँगा और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करूँगा। और अगले संडे को मैं उसकी आपको उत्तर दूंगा। पे पेंशन से संबंधित चाहे कोई वेलफेयर की बात हो, किसी भी लेवल की हो। तो आज हमारे पास में बहुत सारे सवाल भी आए हुए हैं तो मैं उनका जवाब दे देता हूं। शोएब आशीष ने पूछा है, NFU शुड बी अप्लाइकेबल टू जवान आल्सो। ये पूछ रहे हैं कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन NFU क्या जवानों के लिए भी लागू होगी। तो आशीष जी बात ऐसी है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन NFU जवानों के लिए लागू नहीं है। ये सिर्फ अधिकारी रैंक के लिए लागू है और ये सिर्फ डिफेंस में लागू नहीं है। अभी तक पैरामिलिट्री के अधिकारियों में IPS IAS जो सिविल अधिकारी हैं उनमें NFU मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि 10 नौजवान कमीशन लेके भर्ती हो गई और उनमें से 6-7 ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कर्नल पे रह गई और एक ब्रिगेडियर पूछ गया। तो पीछे एक ब्रिगेडियर पूछ गया, एक मेजर जनरल पूछ गया और एक लेफ्टिनेंट जनरल पूछ गया। तो जो पीछे जो साथी रह गए उनको सबको लेफ्टिनेंट जनरल की पे पास हो जाएगी। और पे पास होगी तो चाहे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायरमेंट आओ, चाहे वो TS कर्नल रिटायरमेंट आओ, उनकी पे भी एक होगी और उनकी पेंशन भी एक होगी, चाहे भले ही वो अलग अलग रैंक पे है। तो NFU का मतलब ये है, ये जवानों के लिए नहीं है। कॉमेडी फनी वीडियो अतुल सर PMR को साथ रखना। भाई बिल्कुल वो आरोपी में देखो, मैं जितनी आवाज उठा सकता हूं मेरे पे मैं उतनी आवाज प्रीमेचर की उठा रहा हूं, जबकि मैं प्रीमेचर के दायरे में नहीं आता। मेरे को मिल रही है वो आरोपी। पर आप हर वीडियो में देखते होगे और पिछले कई साल से देखते होगे, मैं जवानों की जायज मांगों की बात करता हूं। मैं फालतू फंड की बात नहीं करता। कोट टाई मैं नहीं पहनता। कोट टाई पहन के मैं आप लोगों को चश्मा नहीं पहनाता कि आज ये लेटर निकल गया, आज ये पॉलिसी निकल गई, आज विटामिन की गोलियां बढ़ गई, आज 2 बोतल और बढ़ गई, आज 1500 सीसी से 1800 सीसी की गाड़ी होगी। मैं इन चीज़ों में नहीं जाता। मैं जाता हूं जवानों के मान सम्मान, स्वाभिमान और आत्म सम्मान जो उनका बनता है, उनका अधिकार है संविधान के दायरे में। उन चीज़ों को मैं सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक भी पहुंचाता हूं और आप लोगों तक भी जागरूक करने की कोशिश करता हूं। और आप मेरे इस दाएं बाएं किसी भी साइड देख लो, लेफ्ट राइट किसी साइड देख लो, कोई भी मेरा स्कैनर नहीं चल रहा है, ना ही मेरा कोई बैंक अकाउंट चल रहा है। नहीं तो लोग ऐसे भी हैं सैनिक समाज में, 2 बातें करेंगे आपकी और फिर कह देंगे कुछ मदद करो भाई, बगैर मदद के हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। क्यों भाई, क्यों मदद करे पूरे सैनिक? मेरा जी करता है पूरे सैनिकों को जगाने का, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। तो मैं खुश हूं भाई, मैंने किसी का कोई रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। तो ये दाएं बाएं जो ये पेट्रम गैंग है, ये पैसा मांगते हैं, इनसे भी बचो और कोटाई यूट्यूबरों से भी बचो। जाट गेमर प्रीमेचर की बात करो सर। भाई मैं बिल्कुल कर रहा हूं और कर भी लिए भी। अरुमा गिरी जी कह रही हैं मेजर जनरल सतबीर साहब की वजह से प्रीमेचर को ORP नहीं मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। अरुणा गिरी जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मेजर जनरल सतबीर साहब को 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में ORP का केस नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था। एक तरह से मेजर जनरल सतबीर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस करके 7 नवंबर 2015 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ORP पर नोटिफिकेशन निकला था, उसको
लीगल करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से स्टैंप लगा दी कि ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, इस पॉलिसी में कोई खामियां नहीं है, कोई त्रुटियां नहीं है, भारत सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई। तो उसके अंदर ये भी शामिल है 7 नवंबर 2015 को कि जुलाई 2014 के बाद प्रीमेच्योर या ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज वाले आएंगे, उनको ओआरओपी के अंदर नहीं शामिल किया जाएगा। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। यूजर एनएफयू, ऑनरेडी नायब सूबेदार को पीक पेंशन मिलेगा क्या? ये नहीं समझ में आया मेरे, क्या पीक लिख रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, क्योंकि अभी 2 महीने पहले की बात है, जो ऑनरेडी नायब सूबेदार के एएफटी में केस चल रहे थे बहुत पूरे देश भर में, उन सभी केसों को दिल्ली जो प्रिंसिपल बेंच है उसमें मंगवा लिया गया, और जो सर्कुलर नंबर 631 है उसके ऊपर डिसीजन दे दिया कि उनकी जो ऑनरेडी जो नायब सूबेदार 2006 से पहले वाले, उनकी पेंशन जो ग्रेड पे का इसके अंदर मैटर है 4200, वो नहीं बढ़ेगा। एक तरह से 631 सर्कुलर नंबर को खारिज कर दिया। जो 631 नंबर सर्कुलर निकला था 568 है, लंबी हो जाएंगी मैं अगर नायब सूबेदार के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मोटी सी ये बात बताता हूं कि नायब सूबेदार के अंदर ग्रेड पे का चक्कर है। जो नए वाले हैं उनको 4200, जो पुराने वाले हैं उनको 2800, इस तरह से अगर उनकी 4200 ग्रेड पे होती है तो उनको सीधा सीधा फायदा होता है। अब जो जजमेंट तो आ गया, और जो ऑनरेडी नायब सूबेदार की जो मांग थी वो भी खारिज कर दी एएफटी ने, उनकी मांगे नहीं मानी। तो अगला ऑप्शन क्या? अगला ऑप्शन है भाई फिर अपील करना बड़े कोर्ट में। बड़े कोर्ट में मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर सारे नायब सूबेदार ऑनरेडी इकट्ठे होके माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस करें तो इसका हल होगा। वो आप खुद आप अपनी संगठन बनाओ या अपने कोई टीम बनाओ और उस टीम के थ्रू आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाओ। नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं एक्स ग्रुप का भी बताएं। बिल्कुल एक्स ग्रुप का भी बताएंगे भाई। एक्स ग्रुप का केस पूर्व 44 वायु सैनिकों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया था, और वो केस आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पर हमारे यहाँ पर क्या है, पूर्व सैनिक हैं और वो संस्थाएं बनाए हुए हैं, वो संस्थाएं नहीं है, वो एक तरह से उन्होंने दुकान खोल रखी है। दुकान किस चीज़ की खोल रखी है कि कोई भी विसंगति बता के किसी भी रैंक की, और वो पूरे समाज से लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि मैं आपको कोर्ट से न्याय दिलाऊंगा। और वो क्या करता है, फिर 2-3 लाख रुपए किसी वकील को देकर कोर्ट के अंदर उस केस को फंसा देता है। अब वो जो करोड़ों रुपए उसने कमाए उसके ऊपर वो ऐसो आराम से बैठा रहता है, और धीरे धीरे उस कोर्ट केस की तारीखें लगती रहती हैं। जिन्होंने पैसे दिए थे कुछ ऊपर की टिकट कटवा लेते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ के पास में उन व्यक्तियों के फ़ोन नंबर बंद हो जाते हैं। तो ऐसा ही क्या किया, एक नाम है मेरे याद नहीं आ रहा, भिवानी सिंह, जिनके सिर पे बाल नहीं है, यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक्स ग्रुप के 800 पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया, उनसे 40 लाख के करीब पैसा इकट्ठा किया। और वो जो पहले से केस चल रहा था, जो पूर्व 44 वायु सैनिकों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कर रखा था केस, उनके पीछे पीछे जाके उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन डाल दी। अब उन्होंने एप्लीकेशन डाली तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको एएफटी में भेज दिया। जब पहले से ही कोई केस चल रहा है और जब वो ईमानदारी से वो 44 पूर्व वायु सैनिक वहां पे एक्स ग्रुप के लिए वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर दूसरी पार्टी को क्या मतलब था जाने का? कोई मतलब नहीं था ना उनके केस को खराब करवाने के लिए। पर हाँ, यहां पर आप लोगों की जेब से पैसे निकालने हैं, क्योंकि वो उनकी दुकानदारी है, उनका धंधा है ये। मैं बार बार समझाता हूं, किसी को मुंह पर करके किसी की जेब में पैसे डालने से कोई मतलब नहीं है। मैं भी कहने लग जाऊंगा कल, भाई सिपाहियों की पेंशन बहुत कम है, मैं सभी सिपाहियों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। अब सिपाही ही 10 से 11-12 लाख हैं पूरे 28 लाख में से। अरे मेरे पास में 500 सिपाही भी इकट्ठे हो गए, और 500 छोड़ो 5000 तो हो ही जाएंगे 10-12 लाख में। जब एक आदमी ने, एक भिवानी सिंह ने 800 एक्स ग्रुप को इकट्ठा कर लिया सिर्फ 2 महीने में,
तो मैं तो 6 महीने में 5,000 सिपाहियों को इकट्ठा कर लूंगा, और 2,500 रुपया भी मैंने उनसे लिया तो गुणा 5,000 कर दो, ये तो करोड़ों में कमा गया मैं। तो ये समझा करो इन चीजों को, इनसे कुछ नहीं है। सर एक्स ग्रुप का केस चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उम्मीद करते हैं वहां से कोई अच्छा जजमेंट मिलेगा। जयंत एयर वेटरन, इन्होंने एक सवाल पूछा था, सर लास्ट रैंक हेल्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। मैं दिसंबर 2003 में एयर फोर्स से सार्जेंट रैंक 20 साल की सर्विस करके रिटायर हुआ, पर मेरी पेंशन कोपल नायक का ही फिक्स किया गया है। अंत बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। सर आपने आधी अधूरी जानकारी लिखी है, आधी अधूरी जानकारी लिखी है, पूरी जानकारी लिखनी थी फिर भी मैं समझ गया। आपको यह लिखना था कि आपने सार्जेंट रैंक में कितने महीने नौकरी करी सिर्फ, तो वहां से समझ में आ जाता। सर बात ऐसी है कि आपने सार्जेंट रैंक में 10 महीने नौकरी नहीं की, आप 2003 में रिटायरमेंट आए तो आपकी नौकरी सार्जेंट जो हवलदार रैंक है उसमें 10 महीने नहीं करी, इसके कारण आपको नायक की पेंशन लगी। पर अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। सर ये जो पहले नियम था, पहले नियम क्या था, किसी भी रैंक में 10 महीने की नौकरी जरूरी थी उसी रैंक में, तब उसको उस रैंक की पेंशन मिलती थी। अब क्या हुआ कि ये पहले तो ये भारत सरकार ने ही इसको वापस ले लिया, और दूसरी बात बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट भी आ चुके हैं। चाहे आपने एक दिन नौकरी करी हो, आप नायक से कोपल से आप सीधे आप सार्जेंट बन गए और उसी 1 तारीख को सार्जेंट बने और 31 को आप रिटायरमेंट होके चले गए, चाहे आपने एक दिन ही नौकरी क्यों ना करी हो उस रैंक में, वो ही रैंक की आपको पेंशन मिलेगी। आपको करना है यही हवाला देते हुए आपको अपना जो आपका अपने एयर वेटरन का जो रिकॉर्ड है सबूतो पार्क नई दिल्ली, उसमें लेटर लिखना है, और यही बात जो सिंपल भाषा में मेरे को बताई है, यही बातों का हवाला देते हुए आपने लिखना है कि ये मेरी सार्जेंट की है। अगर वो मान जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने चढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, AFT के अंदर, न्यायालय के अंदर, और आपने कोई ना कोई वकील करना पड़ेगा, और आपको ये पूरा बैलेंस भी मिलेगा और आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बहुत फर्क है। अगर मैं कहूँ तो देखो कितना फर्क होगा। वाई ग्रुप में 1300 रुपये का फर्क है, तो एक्स ग्रुप में तो और ज्यादा का फर्क आएगा। एक्स ग्रुप कम करना निकाल लेते, वाई ग्रुप में इतना फर्क है। अगला प्रश्न है भाई प्रभु कर, ORP2 का किस्त नहीं मिला है। ORP2 का आपने ये नहीं बताया कि आप कब रिटायरमेंट आए थे। अगर आप जुलाई 2014 से पहले रिटायरमेंट है और सिपाही से हवलदार रैंक है तो आपको ORP की किस्त मिल चुकी होगी, चारों की चारों मिल गई होंगी, 2 ORP2 की। अगर आप JSO रैंक है तो कोई बढ़ोतरी नहीं है, फिर आपकी कोई किस्त आनी ही नहीं थी। विजय सिंह 1991 में रिटायर हुआ हूं, क्या ORP का लाभ मिलेगा, साथ ही MACP का बेनिफिट मिलेगा। 1991 में रिटायर हुए हैं, चाहे आप किसी भी रैंक से हुए हैं और चाहे आपकी ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज है या कलर सर्विस है, आपको वन रैंक ऑन पेंशन का लाभ मिलेगा और मिला भी है। पर आप थोड़े सी अपने उसको बैंक बुक को नहीं देखते, या भाई देखो 1991 में रिटायरमेंट आए हैं तो बुजुर्ग हो सकते हैं। MSP का लाभ सर कंपलसरी, वैसे तो ये 98 में कर दिया था, 12-24 इसके लिए, फिर इसको 2006 पे कमीशन में इसको 8, 16 और 24 किया गया। मतलब कंपलसरी तो ये 2006 के बाद में ही है, पहले वालों को नहीं है। अगर 1991 में आया है तो उनको MSP का कोई लाभ नहीं मिलेगा। नरेश कुमार शर्मा MSP की बता दी सर, 518 सर्कुलर डोरनथप्पा भाई डोरनथप्पा है। 1 जुलाई 2014 से 7 नवंबर 2015 के बीच प्रीमेच्योर रिटायर्ड को ORP मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ORP का नोटिफिकेशन निकला और उसके अनुसार 1 जुलाई 2014 के बाद में जो भी प्रीमेचर आए हैं उनको ORP नहीं मिलेगा। हाँ, ये पॉलिसी जो नोटिफिकेशन निकला वो 7 नवंबर 2015 को निकला। इसमें कई भाइयों को ये रहता है दिमाग में कि जब ये नोटिफिकेशन 7 नवंबर 2015 को निकला है तो उससे पहले वाले सब प्रीमेचर रिटायरमेंट इसके अंदर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस नोटिफिकेशन के अंदर ही 7 जुलाई 2014 लिखा हुआ है और उसमें जो एक्ट आर्मी एक्ट दिए गए हैं वो 4 पहले 3 दिए थे, फिर 2017 में एक और बढ़ा दिया। उसका वीडियो आप मेरे में आप इसमें जाओगे तो कल मैंने डाला था, उसका वीडियो देख सकते हो। जेएसयूज को कुछ मिलेगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में वैसे जेएसयूज की पे पेंशन के बारे में इंडिया लेवल पे बहुत ही बड़े बुद्धिजीव हैं और उनसे बड़ा कोई बुद्धिजीव नहीं है, वही इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। क्योंकि मेरे को छोटे रैंक के सैनिकों का थोड़ा सा ज़्यादा पता है, बड़े नहीं पता। तो आप अगर आपको हो सके तो उनसे पूछना। एक तो जैसे राजस्थान के पूछ सकते हैं, गोल टोपी तिरछी टोपी, जयपुर वाले से संपर्क करके अपनी पे पेंशन पूछ सकते हैं। सिर्फ जेएसयू रैंक, ऑनरेडी रैंक, सूबेदार मेजर रैंक। एक झुंझुनू में है, बहुत ही काबिले तारीफ है और वो तकरीबन रात के 8 बजे के बाद में आपकी कत्ती बिल्कुल पानी का पानी दूध का दूध कर देगा आपका पेंशन का। झुंझुनू से है, उसका नाम कोई शेखावत है, पता नहीं क्या है, सूबेदार मेजर है क्या है, जिसकी 22 मिनट की ऑडियो वायरल हुई थी। और एक वकील साहब का नाम, वो भी ठीक है, वो उसको सुबह सुबह ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप सुबह सुबह जब भी उनसे संपर्क करोगे 6 या 7 बजे से पहले तो वो बता सकता है। इसके बाद में हमारे हरियाणा में रोहतक में बैठे हैं 2-3 सूबेदार हैं, झज्जर में भी 2-3 सूबेदार हैं और हाँ दादरी में भी एक सूबेदार है, पंडित जी हैं। बड़ी अच्छी कविता के माध्यम से वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है और सर्कुलर बता देता है और पेंशन को 31,500 से लेकर एक मतलब टेबल से निकाल देता कविता में। उस आदमी से भी आप पूछ सकते हो और लेटर भी बनवा सकते हो। उसके बाद में पंजाब में है एक तो कोई वेलफेयर सोसाइटी है, 4-5 वो संयुक्त मोर्चा के नाम से है। उसके अंदर वो कभी आपको ग्राउंड पे नहीं मिलेंगे, वो इतने बुद्धिजीव हैं कि भी आपको ग्राउंड में नहीं मिलेंगे। किसी का कोई हाँ है नाम उनका, किसी का एक का नाम है 80, एक का नाम है बड़ियाल जी, और भी हैं 2-3 है, मेरे नाम भूल गया, एक ढींडसा जी हैं। ये कभी आपको ग्राउंड पे नहीं मिलेंगे, ये आपको व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है इसी के ऊपर नाचते कूदते मिलेंगे। और एक है गुरदासपुर से सूबेदार मेजर, हमारे साथ में ही देखा होगा अक्सर आप लोगों ने, वो सबसे ज्यादा अगर सूबेदार मेजर की बात करूं गुरदासपुर से, आप उसको 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स ग्रुप के बारे में या वाई ग्रुप के बारे में आप कोई भी बात पूछना उससे, आप बात उससे ORP की करोगे वो सपर्स के बारे में बताएगा। आप बात करोगे मिलिट्री सर्विस पे के बारे में तो वो बात करेगा सपर्स के बारे में। मतलब उसको सपर्स के अलावा वो न तो आगे जाता ना पीछे जाता, बस सपर्स में ही रहता है। तो वहाँ के जो भी हैं वो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं जो मैंने नाम बताए। और एक भाई जम्मू में भी है, बहुत ही अच्छे हैं, सम्मानित कलरक जी हैं, ऑनरेडी कैप्टन जी हैं, वो भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं पे पेंशन के बारे में जेएसयू रैंक के लिए। तो ये हैं अभी तक तो यही हैं। और भाई एक हमारे जो कंबाइंड ड्रेस पहन के एक सूबेदार है, चौहान साहब हैं, दिल्ली में आपने अक्सर देखा होगा, वो अपने पूर्व सैनिकों को प्रधानमंत्री या बनाने की कोशिश करते हैं कि कब तक भीख मांगोगे, आओ इलेक्शन लड़ो और अपने घर को बेच दो, अपनी ज़मीन को बेच दो और इलेक्शन में अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, अपने बच्चों का निवाड़ा छीन के इलेक्शन में कूद जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, ये बन जाओ। इनको भी अच्छा खासा ज्ञान है। अब बात करते हैं कि जेएसयूज को कुछ मिलेगा। जुलाई 2015 से पहले जो भी रिटायरमेंट सैनिक हैं, जेएसयूज रैंक हैं, उनकी ORP में
12,268 रुपये से बढ़कर उनकी हुई 12,268 रुपये थी उनकी 2014 में। उसके बाद में बहुत सारे सर्कुलर निकले, सारी चीज़ें निकली, सब कुछ आए और ORP 2 में 31,529 रुपया उनकी पेंशन बढ़ोतरी हुई। मतलब ORP 1 में 257 रुपये के करीब उनकी पेंशन बढ़ोतरी हुई JCO रैंक। पहले से ही वो 31,250 के 31,250 के करीब वो पेंशन ले रहे थे। देख लो ये किन की वजह से हुआ, जो ये संस्थाएं बना के बैठे हुए हैं ना पूरे देश भर में, ये इनके कारण हुआ। खुद ही अपनी पेंशन इन्होंने पता नहीं किस तरह से करवाई, क्योंकि जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चला उसके अंदर जो स्ट्रेंथ लेके जाते थे वो सारे पूर्व JCO ऑनरेडी कैप्टन थे, जो यहाँ से ट्रक भर भर के, रेल भर भर के लेके जाते थे। और सबसे ज़्यादा विसंगति इन्हीं के साथ में हुई पे पेंशन में। तो 31,529 फर्स्ट 1 रैंक 1 पेंशन में इनकी टेबल में आई और उसमें 298 रुपये के करीब इनकी बढ़ी। सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में जो पेंशन हुई वो 29,700 के करीब हुई। अब 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट आई JCO साहिबान, उनकी पेंशन थी 27,600 के करीब, 27,600 के करीब। और जो 2015 से पहले वाले कितने ले रहे थे, 31,529 रुपये, और 2016 के बाद में होती चली गई कम। है ना कमाल गवर्नमेंट का भी। पर इस बात को कौन उठाए भाई? मैं तो कौन, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, मैं तो अपने रैंक की बात उठा सकता हूं। 20 रैंक की बात तो यही उठाएंगे, यही बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं सरकार के सामने। फिर भी मैंने रखने की कोशिश करी भाई। साथ मुलाकात तो मेरी भी हो रही माननीय रक्षा मंत्री के साथ में। मतलब जहां पर एक JCO को हमारी पे पेंशन मांगनी चाहिए थी सरकार से, हमारी विसंगतियां दूर करवानी थी, वहां पर मैं JCO रैंक के लिए माननीय रक्षा मंत्री के सामने पॉइंट रख रहा हूं। तो सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में 29,700 करी। अब 2016 से लेके 2018 तक देखोगे, जो JCO 28 साल करके नौकरी आया उनकी पेंशन बन रही थी 27,700 के करीब, उसको बढ़ा के किया गया 29,700 रुपये। अभी भी कम होगी, देख लो कि किस तरह से। अब भाई कह रहे हैं कि भाई अपने सिपाही से हवलदार की बढ़ोतरी कितनी है। देखो भाई, सिपाही की जो पेंशन आज फिलहाल ले रहा है 18,807 रुपये, वो लगभग बढ़कर हो सकती है 20,450 रुपये। मतलब 1,643 से लेके 2,600 रुपये की बढ़ोतरी है थर्ड 1 रैंक 1 पेंशन में। उसके बाद में नायक की 20,107 प्रेजेंट में वो ले रहा है पेंशन। और ORP 3 जो अभी 15 दिन के बाद जुलाई 2024 में रिवीजन होगी, तो उसमें हो सकती है उनकी पेंशन 22,777 रुपये। मतलब लगभग 2,670 रुपये से बढ़कर 3,300 के बीच में कोई बढ़ोतरी उनकी हो सकती है। ये मत कह देना कोई मैं CA लग रहा, मैं कोई CA नहीं हूँ। मैं तो हवलदार आज प्रेजेंट ले रहा है 22,257 रुपये। तो ORP 3 में उनकी बढ़कर हो सकती है 25,420 के करीब। भाई कम भी रह सकती है, पर ज़्यादा आंकड़ों में फर्क ना रहे, 200-400 का रहेगा। तो कम से कम जो हवलदार रैंक की जो बढ़ोतरी है वो सबसे ज़्यादा जा रही है इसके अंदर 2,600 रुपये से लेके 3,100 रुपये से भी अब जा रही है। ये सच्चाई। ये भाई और किसी का बताओ भाई, एक भाई का आप कमेंट करते रहना, मैं एक बार कमेंट चेक कर लेता हूँ भाई, जिसका आ रहा है उसका कर देंगे। JCO रैंक सतपाल वर्मा जी कह रहे हैं JCO रैंक की तो भाई सही बताया आपने कपिल भाई, 2016 से पहले 31,500 के करीब ले रहे हैं और 2016 में 27,700, 2016, 17, 18 में जो रिटायरमेंट आई और उसके बाद में ORP 2 में जो टेबल निकली उसमें 29,000 कर दिया। तो सर यही मैं कह रहा हूँ, ORP 1 में भी इनकी कोई बढ़ोतरी ना हुई, 298 रुपये तक बढ़ोतरी है। सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में 1 रुपये की बढ़ोतरी ने बाईपास पकड़ा दिए। हाँ, उनकी बढ़ोतरी है जो 2016 के बाद में रिटायरमेंट आई,
जो 2016 के बाद में रिटायरमेंट आए, पर उनकी पेंशन सिर्फ 27,600 के करीब थी। उनकी पेंशन 29,000 की गई। अब जो पुराने वाले हैं वो 31,500 के करीब ले रहे हैं। तो और वन रैंक ऑन पेंशन का मतलब है कि नई वाली वन रैंक ऑन पेंशन का मतलब है नई वाली पेंशन पुराने वालों को पास करनी। अब नई वाली तो जेसीओ रैंक की कम होगी, कितनी होगी, 29,000 के करीब। तो पुराने वाले तो पहले से 31,500 के करीब ले रखे हैं, तो उनको पास क्या करेंगे। तो इस वन रैंक ऑन पेंशन के 666 सर्कुलर नंबर में एक चीज बिल्कुल स्पेशली लिखी है कि जो ज्यादा पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यह शब्द अलग से लिखा हुआ कि प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी कम नहीं की जाएगी। अरे कम कैसे हो सकती है, 50% ले रहे, कम का तो मतलब ही नहीं है। पर वो है ना, दिमाग का खेल है, उन्होंने डाल दिया तो उसके पीछे लग गया। कदे हम ज्यादा आवाज उठाएं, कदे हमारी कम ना हो जाए। कम नहीं होती इन चीजों में। मैं एक बार सारे ऊपर से ले लूंगा। लक्की सा सरकार के जुमला ये धोखे में नहीं आना वाले सर हैं। बिल्कुल सर, सरकार जुमलेबाज तो है ही है, और गारंटी पे भी यू टर्न मार गई। ORP देने का वादा किया था, आज ORP का पता ही नहीं कहाँ चली गई, 1,20,000 करोड़ रुपया। और आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो कि भाई इसके लिए देखो संविधान ने सबको एक हक दिया लोकतंत्र में कि अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक माध्यम से सरकार तक पहुँचाएं। और वो माध्यम क्या है कि आप कोई प्रदर्शन करो, कोई आप शांतिपूर्वक कहीं रामलीला ग्राउंड में बैठो, जंतर मंतर में बैठो और वहाँ पर से आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाओ। तो हमारे जो जेशु साहिबान हैं, अभी उनका पता लग रहा है सर कि हमारे पूरे देश भर में जितनी संस्थाएं हैं उनके सब के प्रधान जो हैं वो सूबेदार और सूबेदार मेजर ऑनरेडी हैं, वो सब अब इकट्ठा होकर जंतर मंतर पे आने वाले समय में कोई रणनीति बना रहे हैं। वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और वो अभी क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले पंजाब से भी खबर आई थी कि हमारे जो 4 सूबेदार साहब हैं वो भूख हड़ताल के लिए उनका पहले से ऐलान किया हुआ था 4 जून को, पर अभी कोई खबर नहीं आ रही। तो हो सकता है उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया हो इसको, पर हो सकता है वो बैठेंगे इसमें। तो अब की बार बहुत अच्छी तरीके से हमारे सूबेदार साहब लेके चल रहे हैं। रामाकांत प्रसाद जी जय हिंद। देवेंद्र सिंह जी सर 18 महीने का DA गवर्नमेंट ने रोक रखा। बिल्कुल 18 महीने का DA गवर्नमेंट ने रोक के जो सीज किया था कोरोना महामारी में, उन पैसों को वो जो 14,75,000 करोड़ रुपया जो बिजनेसमैन, जो उद्योगपतियों का, जो बड़े बड़े अमीर हैं उनका माफ़ कराया है ना, वो उसमें एक चला गया आप लोगों का, क्योंकि कोई आवाज़ उठाएगा नहीं तो वो होगा नहीं। रमेश कुमार MSP जो जनवरी 6 से एरियर मिलना था वो एरियर का क्या डिसाइड हुआ। MSP का कौन सा एरियर मिलना था, एक ही मिलना था, वो मिलना था ऑनरेडी नायब सूबेदार को। और उनका कितना 631 सर्कुलर पहले से ही कोर्ट में खारिज कर दिया। इसके बाद में तो किसी का नहीं है। हाँ, 568 सर्कुलर निकला जो 2006 से पहले वाले जो पूर्व सैनिक थे उनकी पेंशन को 50% किया गया। अब ये भी नहीं पता होगा, बहुत सारे सैनिक भाई कहते हैं कि नहीं सर नहीं 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 नहीं। 1973 में उस समय सेना के जनरल थे फील्ड मार्शल मानेकशॉ, और मानेकशॉ की देख रेख में पहले तो डिफेंस पेंशन कमेटी को खारिज किया गया। 1947 के बाद में जो सिर्फ जवान जेसीओज की पे पेंशन की जो भी बढ़ोतरी की, जो जैसे पे कमीशन होता है, 1947 के बाद में जवान जेसीओज की पे पेंशन की देखरेख डिफेंस पेंशन कमेटी करती थी। और उस डिफेंस पेंशन कमेटी को जनरल मानेकशॉ ने खारिज कर दिया कि नहीं, हमारे को डिफेंस कमेटी नहीं चाहिए, हमारे को पे कमीशन में शामिल करो। तो आपने देखा होगा 2 जो पे कमीशन थे फर्स्ट और सेकंड में, वो डिफेंस के लिए लागू नहीं थे, पर डिफेंस ऑफिसर के लिए लागू थे पे कमीशन।
क्योंकि जो डिफेंस के ऑफिसर थे वो जो पे कमीशन थे उनके अंडर आते थे, पर हम जो आते थे वो हमारे लिए अलग कमेटी थी। ये बहुत अच्छी बात थी उस समय। और उस समय जो उस कमेटी के अनुसार बेल्ट फोर्स की नौकरियों में सबसे ऊपर अगर किसी की वेतन रहेगा तो वो रहेगा भारतीय सेना के सैनिकों का। उस डिफेंस कमेटी की ये पहली वो थी। और हमारा जो स्टेटस था वो अप था, यहां तक जेबीटी टीचरों से भी ज्यादा अप था। पूर्व जो सैनिक थे 1973 से पहले जेबीटी टीचरों से भी अप था, उनसे 2 गुना ज्यादा हम वेतन और पेंशन उस समय उठा रहे थे। ये कितनी बढ़िया थी। इसके बाद में जो डिफेंस कमेटी ने जो सैनिकों की पेंशन 75% कर रखी थी, डिफेंस पेंशन कमेटी खत्म होती ही जो छोटे रैंक के जवान जेसीओज हैं उनको पे कमीशन में लाया गया। और 1973 में ही फैसला किया गया कि जो 75% पेंशन थी उसको सीधा लेके आए 33% पे। और उसमें एक शर्त रखी गई कि जो 33 साल की नौकरी करेगा उसको 50% पेंशन मिलेगी। और जो ऑफिसर और जो सिविलियन जो 33% ले रहे थे उनकी 50% की गई। अब ये देखो कि जो सिपाही है जो 15 साल में आता है वो तो 33 साल की नौकरी करता नहीं था, ना ही नायक करता था ना ही हवलदार करता था। तो उनकी जो पेंशन बढ़ी 1973 से लेके और 2006 तक उनकी पेंशन बढ़ी 32%, 33%, 34%, 37%, 38%, इतने ही पेंशन लेते थे। हाँ, जेसीओ रैंक जो 28 साल करते थे वेंटेज मिल के उसकी 33 साल पूरी हो जाती तो 50% वो पेंशन लेता था 2006 से पहले वाले। अब 6 पे कमीशन में क्या करा कि चाहे वो सिविलियन है चाहे कोई भी है सभी की पेंशन 50% मिनिमम कर दी गई। पर 2006 से पहले वालों का कोई फैसला नहीं किया गया 6 पे कमीशन में। तो 568 सर्कुलर निकलता है 2016 में। उसके अनुसार जो पुराने थे जो सिपाही नायक हवलदार उनकी पेंशन 33, 34, 36% से 50% किया गया। और उसका एरियर 99.99% सबके खातों में आ लिया 2016 में। किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 3 लाख। हाँ, इसमें बहुत सारों ने अपनी दुकानदारी चलाई। जैसे एक साउथ से मैं नाम नहीं लूंगा, एक ब्रिगेडियर है, उस ब्रिगेडियर ने 2016 में कहा कि मैं सिपाही को, हवलदार को, नायक को मैं 3 लाख का एरियर दिलाऊंगा, मेरे से संपर्क करो। और उसने किसी से 2,500 रुपये लिए, किसी से 5,000 लिए, किसी से 7 लिए। और ऑटोमेटिक सर्कुलर निकल चुका था 568 का और ऑटोमेटिक वो पे हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे हैं। एक भिवानी सिंह का भी नाम है इसमें, है वो पता नहीं क्या है, भिवानी है, भिवानी, ये हरियाणा वाली भिवानी नहीं, नाम भिवानी सिंह है। तो ये है भाई एमएसपी अग्निवीर पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, मगर याम जी बिल्कुल होनी चाहिए अग्निवीर। और आप लोगों ने देखा हुआ कितनी भगदड़ में चली हुई है अभी तो। और लोकसभा के जो चुनाव में ये मुद्दा बहुत बड़े लेवल पर रहा। और इस मुद्दे को अगर कोई उठाने वाले हैं ना, इतने बड़े चीज़ पे पूरे देश में हर राजनीतिक पार्टी तक पहुँचाने वाले हैं, तो वो आपके पूर्व सैनिक भाई हैं जो जंतर मंत्र पे बैठे 1 साल तक। इसमें जो हमारे जो भाई हवलदार जनक राज जी हैं, नायक गोपाल कृष्णा है, हमारे एक भाई हवलदार विजय भाई हैं, 2 एक नायक वो अपने रमेश जी हैं। ये देखो इन्होंने ये सिपाही से हवलदार रैंक जो तकरीबन पूरे 14 महीने जंतर मंत्र पे बैठे रहे, इन्होंने पूरे देश को जागरूक किया, राजनीतिक पार्टियों को जागरूक किया, आम नागरिकों को जागरूक किया। हम कौन है उसमें भागीदार? उसमें हम तो 1 दिन चले गए, 10 दिन में फिर चले गए, 2 महीने में फिर चले गए। भाई देखो ये भी एक कमाल किया है इन छोटे रैंक के सैनिकों ने, 14 महीने आंदोलन चला के। मैं तो इनको सलाम करता हूँ। आज़ाद अहमद सर, सलाम वालेकुम सर। भगवान पाटिल जी नमस्कार। जुगल शर्मा जी नमस्कार। उज्जवल वर्मा जी मेडिकल पेंशन के बारे में बताएं, बंद कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है उज्जवल वर्मा की मेडिकल पेंशन बंद कर रहे हैं, पर उसके बोर्ड
को बहुत टाइट कर दिया है कि कम से कम मेडिकल पेंशन दी जाए, जितने हो सके उनको फिट करो। और फिट करने के बाद में दूसरी बात, जो मेडिकल का एक नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर क्या है, मेडिकल पेंशन की बदौलत वो एक किस्त पैसे देने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सर्कुलर निकल चुका है और बहुत ही रियल चांस है उस सर्कुलर के अनुसार जिनको पेंशन मिलेगी उसके अंदर। क्योंकि वो अब पहले क्या हुआ कि जो चोरी करी गई 2018 में 19 में, और इसके ऊपर अपने ये नहीं होता यार, सीजीए कंट्रोलर ऑफ जो ऑडिट करती है भारत सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि 2018-19 में 2200 के करीब अधिकारियों ने डिसेबिलिटी पेंशन चुराई है। और 2018 में ही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने रामलीला ग्राउंड में 13 दिन की भूख हड़ताल करी थी, जिसमें नायक हरपाल भाई, मैं, नलिन तलवार जी और हमारे ये थे, और भाई आसपास के पूरे सैनिक भाई थे, पूरा सैनिक समुदाय था। और उसकी वजह से डिसेबिलिटी पेंशन को पूरे देश में भी लेके गए और सरकार की नज़रों में भी भाई आई है कि ये बहुत बड़ी चोरी है। और डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव तो बहुत है भैया, बहुत ज़्यादा भेदभाव है। एक जवान के जिसके हाथ पैर नहीं है उसको 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिनिमम 5500 रुपये से 9000 रुपये मिलती है, वहीं पर 2,54,000 है। ग्रेट सक्सेस 8वां पे कमीशन लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा भाई। अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिविल कर्मचारी हैं, अगर हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो उनका दबाव बढ़ता जा रहा है। आए दिन आप देख रहे होगे अखबारों में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में ज़्यादा उनकी खबरें आती हैं, क्योंकि उनके जो संगठन है वो लाखों कर्मचारियों के संगठन है और वो धड़ाधड़ लेटर दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि अब समय 18 महीने बचे हुए हैं 8वां पे कमीशन के, जल्द से जल्द इसके लिए कमेटी बनाओ। अब पूर्व सैनिकों को भी आगे आके और इस तरह अपने 8वें पे कमीशन के बारे में थोड़ी सी आवाज़ निकालनी चाहिए। ग्रेट सक्सेस भाई नमस्कार आपको, जय चौधरी। 8 बातें आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा। 8वां वेतन आयोग तो आएगा, ऐसा नहीं है। कर्मचारी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, बहुत बड़ी ताकत होते हैं। अगर कर्मचारी अपनी ताकत पे भाई सरकार को, और जैसे रेलवे जैसे कर्मचारी यूनियन है तो बहुत हैं, लाखों में हैं। हमारे पूर्व सैनिक तो ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा चीज़ ये होती है क्योंकि एक तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर बैठे रहते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या होता है, जो ये होते हैं ना, ये हाउसिंग सोसाइटी के ये अंकल। अब कई भाई कहते हैं कि सर आप हाउसिंग सोसाइटी के अंकल किसको कहते हो? मैं कपिल फौजी जाके किसी हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट ले लूँ, वहाँ 24 घंटे बिजली रहेगी, बच्चे थोड़े बहुत अच्छे सक्सेस हो जाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, सुबह ही मेरे को कहेंगे जब पार्क में घूमया, क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ पे नुक्ताचीनी करता रहेगा ना घर में। वो फौजी वाली अपनी आदत तो मेरी जाएगी नहीं, ये सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, तो उसको घर वाले कह देते हैं जब पार्क में घूमया, और या तो वो पार्क में घूमते मिलेंगे या मैं जाके सोसाइटी के गेट पे खड़ा हो जाऊंगा, या व्हाट्सएप के ऊपर मैं दूसरों के पैर खींचने लग जाऊंगा, ज्ञान बांटने लग जाऊंगा। ग्राउंड पे मैं कभी आऊंगा नहीं। और ये हाउसिंग सोसाइटी के जो अंकल होते हैं, ये होते हैं कॉपी पेस्ट। किसी चीज़ को कहीं से इनको झूठी खबर लग जाओ, उसी चीज़ को ये दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके और उसको बरगलाने का काम करते। मतलब आप अच्छा काम करोगे, जंतर मंतर पूरे सैनिकों की हकों की बात करोगे, तो सबसे पहले अगर आपको कोई रोकने वाला होगा, आपको पैर खींचने वाला होगा, आपका कोई मनोबल गिराने वाला होगा, तो ये हाउसिंग सोसाइटी के अंकल है, सारे के सारे ये हाउसिंग सोसाइटी। तो इनसे दूर रहो, और हो सके तो इनको व्हाट्सएप ग्रुपों से भी आप धीरे धीरे साइड करते रहो। ये आपके आंदोलन में ना तो कभी ये तन से आएंगे, ना मन से आएंगे, ना धन से आएंगे, क्योंकि इनके पास में तीनों चीज नहीं। इनके पास में बकवास बकवास बकवास। इनको ही कहते हैं कि सागर चौधरी आप ग्रेट जब कर रहे हो सर। मैं तो भाई अपना करते हुए कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा। आप पसीना निकाल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैंने क्या दिक्कत है भाई? हाँ, पर मैं कोट टाइप पहन के नहीं आऊँगा, गुमराह नहीं करूँगा मैं हर बात का। शोभ जोश में सर, मेरा पिताजी आर्मी में सिपाही रैंक के आर्टिलरी रेजिमेंट रिजर्विस्ट का पेंशन भी मदर को मिलता है। मदर का डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड ऑफिस में करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट करने का क्या करें?
कुछ नहीं है भाई, एक दो अखबार में निकाल दो उसकी एक एडवर्टाइजमेंट, और आप जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड है उसके थ्रू कागज बनवा के और सारे आईडी लगा देना, आधार कार्ड फलाना धकड़ सारी चीज़ें लगा लोगों के, और नोटरी से एफिडेविट साइन सुइन करवा कर वो भेज दो, उससे आपकी हो जाएगी इसमें। और देखो रिजर्विस्ट की पेंशन तो कम है, 1/3 है, 9,000 मिनिमम के लिए, उसमें भी हम कोशिश कर रहे थे भाई, नहीं लगी हाथ। सराला पत्रा राजा खुशबू भी है। जीवन चंद्रा तिवारी जी, आप जय हिंद सर, आप सभी लोग एक जैसे ही हैं, पता कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर और कुछ नहीं। जीवन चंद्रा तिवारी जी, देखो मैंने तो आपको पीले चावल नहीं दिए, हम सब एक जैसे नहीं हैं। देखो मैं तो एक टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, पसीने मेरे आए हुए हैं, और मेरे हिसाब से जितने भी भाई मेरे को देख रहे हैं सबके पास में ये गमछे तो सबके पास में होंगे, सब अपने रखते हैं, कोई लाल कोई पीला कोई किसी। तो आप अभी देहात और गांव के रहने वाले हैं, आप जैसे ही तिवारी जी, जिनको मैं हाउसिंग सोसाइटी के अंकल कहता हूँ, और ये हाउसिंग सोसाइटी के अंकल वो अंकल हैं जो ना कुछ करें ना किसी को दें, और ज्ञान की आप लोगों को एक तरह की अलग ही कब्जी बैठी रहती है। क्योंकि आप कोई सवाल पूछो तो आपको कितना ज्ञान होगा, चलो मैं तो ये मानता हूँ मेरे को 0% है, कहीं ना कहीं मैं उस रास्ते पे तो छोड़ देता हूँ, आगे अपने आप वो कर लेंगे ज्ञान से। मतलब ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने जीवन चंद्रा तिवारी जैसे भी व्यक्ति हैं जो अपने सुख से सुखी नहीं है, वो कहते हैं ना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, कि सब यूट्यूबर एक जैसे हैं। अब इसको कौन बताए, मैं तो कमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरा फोन इतना गर्म हो चुका है कि ये फट भी जाए। अरे 60-70 हज़ार रुपये का तो ये फोन होगा मेरा, बताओ इससे मेरे को क्या फायदा। आपसे मैंने कोई 1 रुपया 2 रुपया लिया अभी तक, या आपके अकाउंट से कोई रुपया कट के मेरे अकाउंट में आ गया। सारे यूट्यूबर सारे एक से नहीं होते, ये सोशल मीडिया है जो पूरे देश को जागरूक कर लिया, और उसमें कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ, थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान है। और 10 साल हो गए तिवारी जी, आपकी तरह कोई मैं उसमें किचन में सब्जियां नहीं काट रहा, मैं 24 घंटे पूरे सैनिकों की बात करता हूँ, पूरे सैनिकों की जायज मांगों की बात करता हूँ, परमेचर की बात करता हूँ तो OROP की बात करता हूँ, OROP की बात करता हूँ तो डिसेबिलिटी पेंशन की बात करता हूँ, डिसेबिलिटी पेंशन की बात करता हूँ तो मिलिट्री सर्विस पे की बात करता हूँ। और आपको तिवारी जी एक चीज़ और भी बता दूँ, जो 1 रैंक 1 पेंशन में जो सिपाही से हवलदार को फायदा हुआ ना 1900 रुपये का, वो हमारी वजह से हुआ था। 11 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे 2015 में मेजर जनरल के सामने, उसके बराबर में टेंट लगा के। और OROP 2 में जब ये फायदा हुआ ना, उससे पहले 7 मुलाकात में दबाव मैं बना चुका था, सबका कमेटी भारत सरकार पे दबाव बना चुकी थी। उस समय जब कोरोना वायरस में चिड़िया भी नहीं उड़ती थी ना, चिड़िया भी नहीं उड़ती थी, उस समय हम छुप छुप के नालों से होते हुए गाड़ियां निकाल के रक्षा मंत्री की कोठी में जाके मांग पत्र पूछाते थे, मिलाई करते थे कि OROP निकलने में है कभी भी, ये तो लेट होगी कि ये केस पहले डला हुआ था। तो आप हमारे तो आप पे मतलब क्या कह दूं, 1% भी काम नहीं कर सकते। और इतना ठीक है कि मैंने कोई सर्विस ना करी ना, तो मेरे को भी कहीं ये सर्विस की तो मेरे को भी मिल जाएगी। हरियाणा में बहुत बढ़िया कोटा है, किसी भी हरियाणा वाले से पूछ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो सारे टीचर लगे हुए मेरे साथ के आए हुए, कोई कंडक्टर लगा हुआ है तो कोई हेड क्लर्क बना हुआ है अच्छी पोस्ट पे, कोई पटवारी बना, कोई ग्राम सचिव बना। ग्राम सचिव कई गाँव के ऊपर होता है और अपने आप ही सरपंच भर जाते हैं बगैर दिए हुए, दोनों जेब ऐसे हो जाती हैं, इधर से भी वजन बढ़ जाता है। आप कहाँ बात कर रहे हैं, ऐसे आदमियों से तो भाई क्या बताऊँ मैं इनको। क्योंकि एक चीज़ और भी है, मेरी शक्ल देखने के बाद में तो बहुत सारों को भाई पीछे से धुआं छोड़ने लग जाते हैं। अब वो धुआं कहाँ से निकलता है ये सब आप देख ही लेते हो, कि आप लोगों ने चाहे कहीं भी देखते हो कि मेरा नाम तो इनके लिए खास रहता है। सागर चौधरी आप ही कुछ कर सकते हो। सर मैं कुछ नहीं कर सकता सागर चौधरी भाई, तू और मैं और आप सब जब एकता होगी ना, एकता होगी। और एकता होने से पहले वो चेहरे जो राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, पूर्व सैनिकों को गुमराह करना चाहते हैं, या पूर्व सैनिकों के नाम से पैसा कमा के अपनी जेब भरना चाहते हैं कि मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगा, उन व्यक्तियों को छाट के बाहर करना पड़ेगा, तब कामयाबी मिल सकती। अगर ये कहो कि सारी चीजों को इकट्ठा ले लो, अरे यार जहां शेरों का झुंड चल रहा हो
उसमें जेबरे भी आगे हों, घोड़े भी आगे हों, या हिरण भी आगे हों, गधे भी आगे हों, तो शेर तो उनको खा जाएंगे या नहीं खा जाएंगे। तो बस शेरों का, अगर जब शेर इकट्ठे होके चलेंगे अपनी जवानों के जायज मांगों के लिए, तो यकीन मानना सरकार तो हमेशा मांगों के लिए बैठी रहती है। बस सरकार को तो दबाव चाहिए, जिस दिन दबाव आएगा वो है। और आज के दिन पूरा दबाव पूर्व सैनिकों का, 81 सीटों पे सीधा झटका दे रखा है पूर्व सैनिकों ने। अग्निपथ स्कीम को पूरे देश में पूर्व सैनिकों ने पहुंचाने वाले, और लाखों वीडियो जंतर मंतर से रिलीज हुए हैं, पूरे ये पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। नवीन कुमार जय हिंद सर, प्रगट सिंह जय हिंद जी, राज परमेश्वर को कभी ब्रोदर है क्या? परमेश्वर को भाई देखो हम तो लग रहे हैं। रविंद्र चार भाई है, अपना गोती भाई है, चार भाई, राम राम भाई, रविंद्र भाई जय चार भाई, सागर देव। और भाई चार साहब लिखना कौन सा गांव है? आगरा का नीचे है, हरियाणा का नीचे है, क्योंकि आगरा में बहुत सारे चार भाई हैं, पूरी आगरा वाटिका ही बोली जाती है चारों की। हरियाणा में 21 गांव के करीब हैं चारों की। वैसे फिर राजस्थान में भी हैं रविंद्र भाई, अपने झुंझुनू में, सीकर में, और हनुमानगढ़ में, चूरू में, और पंजाब के अमृतसर के पास में है कुछ गांव। सागर देव सर, मैं 30 जून 2022 में रिटायरमेंट हुआ हूँ, मुझे एक इंक्रीमेंट नहीं मिला है, क्या करूँ? भाई लिख दे अपने रिकॉर्ड को, 2 चिट्ठी लिख, 3 चिट्ठी लिख, जितनी बात मेरे को लिखी उसी चीज़ से होगी। और रिकॉर्ड कहीं आसपास है तो रिकॉर्ड में आप बाई हैंड जाओ और धीरे धीरे उनसे पूछो तो हो जाएगी। अगर नहीं होती तो 2-4 चिट्ठी लिखने के बाद में फिर RTI से जवाब मांग लो। हो दर्शन रावत कह रहे कि होनरेडी लेफ्टिनेंट की बताना सर। होनरेडी लेफ्टिनेंट की सर OROP 1 में हुई सर 17,010 रुपये, 17,010 रुपये। और 7 पे कमीशन में हुई 43,716 रुपये। OROP 2 में हुई 43,675 रुपये, मतलब थोड़ी सी कम होगी। जहाँ 43,716 रुपये थी वह OROP 2 में आई 43,675 रुपये। और अब जो आएगी OROP 3 उसमें बढ़ने के चांस हैं, सिर्फ ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की है। उसमें मेरा बताने का मन नहीं कर रहा, वैसे आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। 1,000 रुपये से 1,210 रुपये तक OROP 3 में ये, क्योंकि बुरा मान जाते हैं कैप्टन साहब। फिर हमारे बहुत सारे हैं, जैसे गुरदासपुर में बैठा है सूबेदार मेजर, वो बुरा मान जाता है, वो कहता कि हम बताएंगे तो फिर वो बताएंगे। फिर तिरछी टोपी वाले हैं, ये भी घने हैं ना, ये भी सुबह। प्रगट सिंह कह रहा है आप कौन है सर? मैं हूं कपिल फौजी, पूर्व सैनिक। संत के जय हिंद कपिल भाई। सुधीर सहवाग, सुधीर भाई राम राम। सुधीर भाई तो मेरा फोटो कार्ड रखा है प्रोफाइल में भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई। 14 राजरीफ, जय हो 14 राजरीफ के भाई, 14 राजरीफ को भी जय, और 14 राजरीफ के जवानों की भी जय, और पूर्व सैनिकों की भी जय। राज पिरमेचर का क्या है वो भाई मैंने बता दिया, फिर देख लेना। सुधीर सिंह, जवान और जेसीज और अफसर की डिसेबिलिटी पेमेंट एक बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सुधीर सिंह, यही तो हम पिछले 14 साल से कह रहे हैं, पर आप कहाँ थे अभी तक? कभी आओ, बैठेंगे जंतर मंतर पे, 1 साल तो वहाँ बैठे रहे, कभी आगे फिर कभी कोई धरना प्रदर्शन करेगा तो पक्का अपना जिसा होगा 1 आधा दिन का जोटा मारेंगे। नवीन कुमार, एक्स होल्डर, पेंशन इन फरवरी 2005। ब्रीकूस क्रिकेटे सब कहाँ गई? शेरिया यादव, राम राम सर। राहुल गेवा में 18,000 बेसिक है, अब कितनी हो जाएगी मेरी? सर आपने ना तो रैंक बताया ना कुछ और बताया, ये 18,000 तो मैं तो क्या बताऊँ। 18,000 तो किसी की भी नहीं है, सिपाही की भी 18,807 है। अभी ठाकुर, जय हिंद जय माता दी जी। मनीष कुमार भाई, मनीष भाई तेरा वो मैंने कही थी भाई, एक बार फ़ोन कर लेना, नहीं तो वो मैंने बता ही दिया था जो आपने करना है वो आप जो आपका है क्या था यार, वो मैं भूल भी गया, ACP का था। अर्जुन, ऑनरेडी नायब सूबेदार की कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? ऑनरेडी नायब सूबेदार के बारे में सर मैंने वीडियो में बताया, जैसे मैं काटूंगा इसको फिर एक बार देख लेना शुरू से कितनी बढ़ोतरी होगी।
अभी ठाकुर एमएसपी की कोर्ट में कब सुनाई है? एमएसपी की 2 कोर्टों में सुनाई चल रही है। आप ये बताओ अभी ठाकुर जी कौन सी कोर्ट की बताऊं, उड़ीसा हाई कोर्ट की बताऊं या दिल्ली हाई कोर्ट की बताऊं? तो एमएसपी के ऊपर मेरे पहले वीडियो हैं, उनको देख लोगे तो सारी समझ में आ जाएगी कि एमएसपी का वास्तव में ये केस किया क्यों गया है और कौन आदमी करने वाले हैं। बस बिरकुस क्रिकेटा कपिल सर आप चट गए बड़े नेता और चटुकार अफसर सब। कपिल सर आप भाई चट गए बड़े, समझ में नहीं आई यार। और असरली साइके सर मैं 2024 में 11 मंथ 25 डे में सर मैं 24 ईयर 11 मंथ 25 डे सर्विस करके 2018 दिसंबर 30 को रिटायर्ड हुआ। मुझे ORP 3 मिलेगा प्लीज़ बताएंगे रैंक होल्डर से? बिल्कुल मिलेगा सर आपको। तो 2018 दिसंबर 30 को रिटायर्ड हुआ। हाँ, क्योंकि इसमें तो आपको कोई ORP में एक पैसा बढ़ के नहीं आया हुआ, क्योंकि ORP जुलाई 2019 में मिनिमम मैक्सिमम जो ईयर लिया गया वो लिया गया 2018। जो पेंशन आप लोगों की थी 24 ईयर 11 मंथ थे में जो आपकी पेंशन बनी थी वही आपकी ही पेंशन आपके पुराने साथियों को पास की गई है, जो आपके रैंक में आप जितनी सर्विस करके आए हैं। तो आने जो अब आएगी उसमें आपको मिलेगी सर, क्योंकि आपकी होलदार कलर सर्विस से करके आ रहे हो आप। गौरव कुमार नाइस। अभी ठाकुर दिल्ली कब जा रहे हो आप सर? सर अभी मैं तो नहीं जा रहा दिल्ली में, अभी जाएंगे दिल्ली में। गुरदासपुर से एक सूबेदार मेजर हैं और एक झुंझुनू से हैं वो भी सूबेदार हैं ऑनरेडी हैं, और एक जम्मू से हैं ऑनरेडी कैप्टन हैं, और एक तिरछी टोपी वाले गोल टोपी वाले हैं अपने जयपुर से हैं वो भी सूबेदार हैं, और एक कोट टाई वाला यूट्यूबर है जो आए दिन बल्ले बल्ले की खबरें आप जानते होंगे। यही अभी पूरा मतलब इनके तालमेल मिल रहा है, आपसी विचार विमर्श हो रहा है, एक दूसरे की बाहों में आ रहे हैं धीरे धीरे, और इनका प्यार बढ़ते हुए जा रहा है। और जिस दिन ये प्यार और बढ़ा ये उस दिन जंतर मंतर पे इकट्ठे होके परमानेंट वहाँ बैठेंगे, परमानेंट जंतर मंतर में बैठेंगे सैनिकों की मांगों के लिए। जिस दिन ये सैनिकों की मांगों के लिए बैठे उस दिन हमने तन और मन से इनका सहयोग करना है, भरपूर करना है। चाहे आप 7 दिन में जाओ, 8 दिन में जाओ, चाहे 15 दिन में जाओ, इनको थपकी मार के आना है, इनका हौसला अफजाई करना है, किसी भी तरह से इनके मनोबल को नीचे नहीं करने देना है, चाहे वहाँ पर 2 साल लग जाए। देखो भाई, अगर वो हमारे लिए जंतर मंतर में बैठे तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि हम उनका हौसला अफजाई करते रहें। तो हौसला अफजाई तो करते रहे मुँह से, बुरी बुरी प्रसन्नता कर दो जिससे वो जंतर मंतर पे टिके रहें। तो अगर ये इनको टिकाना हमारा काम है, मैं तो फुल तैयारी में हूँ। मैं तो इनकी प्रसन्नता इतनी करनी है, मैंने इतनी करनी है सोशल मीडिया पे कि ये किसी भी तरह से जंतर मंतर को खाली ना करे जब तक सरकार हमारी मांगे ना मान ले। गौरव कुमार नाइस से भी ठाकुर मिस भाई वोट किया दिया पनौती को भाई मैं यार के आप इसी बात लग जाते हो, इसमें कॉपीराइट आएंगे भाई साहब, बहुत है आपकी स्वतंत्रता है, कुछ भी लिखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जेवी गुद्दी बेक्सेक्स यस। विनोद त्रिपाठी अग्निवीर का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है। राहुल गांधी ने क्यों उठाया है विनोद त्रिपाठी जी? राहुल गांधी कौन होता है? राहुल गांधी से पहले से लगे हुए हैं, 2022 में ये योजना 2022 से लगे हुए हैं पूर्व सैनिक देश भर की कि ये गलत योजना है। राहुल गांधी ने तो कल ये मुद्दा उठाया है लोकसभा में, उससे पहले राहुल गांधी की था। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी का जन्म ही इसी मार्च 2024 के लोकसभा में हुआ हो, नहीं वो 50 साल से ऊपर हो गया। ऐसा मत कहा करो, आप लोगों ने उठाया, दूसरे को क्रेडिट देने का कोई फायदा नहीं है। इनको क्या मालूम, राहुल गांधी ने तो एनसीसी भी के में 4 दिन भी नहीं गया है और ना ही मोदी गया है। आप लोगों ने उठाया, आप लोगों ने 1 साल जंतर मंतर में बैठे हैं, और उससे पहले आप लोग अपनी अपनी डिस्ट्रिक्टों में छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हो, अखबारों में निकलवा रहे हो, आप सभी सोशल मीडिया पे लिख रहे हो जब से ये योजना आई है। तो आप लोग हैं, मैं तो आप लोगों को सलाम करूंगा। रासिन दे राम राम सर जी। अरुणगिरी आर्मी भाई ये बोल रहे हैं सबका कमेटी जिंदाबाद। सरप्राइज्ड गैलेक्सी सर अभी इस टाइम 17 ईयर में जाने से कितना मिलेगा सर? कलर सर्विस है 17 ईयर में,
क्या मिलेगा वो तो अब क्या मिलेगा भाई, कुछ लिख तो नहीं रखा। ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, क्या मिलेगी? पेंशन तो जो आपकी बेसिक पेंशन, वो बेसिक वेतन है वो लगा लो, मिलिट्री सर्विस पे लगा लो, और कोई क्लास पे 200 250 300, कोई टिप्टी अलाउंस है, कोई वो एक अलाउंस वो भी मिल जाएगा करे ना, फूकण कारून का भी वो लगा लो कर, उसका अदा कर लो। नरेंद्र सिंह लीजेड क्लेम के बारे में कुछ बताएं। लेगेज, अच्छा लेगेज क्लेम भाई अपनी गिल्टी बना के पूरे कागज और ट्रक जो भी गाड़ी घोड़ा में जिसमें भी सामान लेके जाओ, कागज ओरिजिनल दो, उसके ड्राइवर के भी ले लो, लाइसेंस की कॉपी, उसकी आरसी की कॉपी, उसका इंश्योरेंस की कॉपी, सारी चीज़ें लगा के तभी होगा। वैसे तो पार्ट ऑर्डर कटते कटते हमने तो कभी, हम जब थे कभी ना टिड्डी के आए ना लेगीज के आए, पता नहीं कहाँ वो कागज चले जाते थे। एक ही रैंक के आते हैं इन चीज़ों के पैसे, तो तेरी कसम भाई वो आते हैं पुन्ना CDA से, जब भी पार्ट ऑर्डर कटा जब भी अकाउंट में पैसे आ गए, हमारे पैसे का तो पता ही नहीं लगा रहता कब आते हैं कब नहीं आते। गोविंद भाई अभी MSP इक्वल का लेटर दिया है, उसमें कब कब तक मिलेगा? MSP का किसने लेटर दे दिया? ये यूट्यूबर को मत देखा करो गोविंद भाई जी, ये यूट्यूबर वाले हैं, ये रात को दिलाते हैं MSP और सुबह फिर कह देते हैं, कर देते हैं मना कि MSP होगी पूरी, सरकार ने कर दिए साइन। ये पहले देख लिया करो, अभी तक इस चीज़ के ऊपर सरकार का कुछ नहीं है। सरकार ने 3 दिन तो हुए हैं शपथ लिए हुए, सरकार 3 दिन में कहाँ से लागू कर देगी ये? रणधीर सिंह जी ओल्ड पेंशन लागू होगा? ओल्ड पेंशन कौन सी होगी? ओल्ड पेंशन कौन सी होगी? ओल्ड 80 साल की एडिशनल पेंशन तो लागू है सर। अगर आपका जन्म 1942 43 44 में हो रखा तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में अब 80 साल पूरे हो लिए। जिनका जन्म 42 43 44 में हुआ तो उनके 80 साल पूरे हो लिए, वो 81 में चल रहे हैं, तो वो अपने एप्लीकेशन लगाओ। ईगल फाइटर, जय हिंद सर। मिस जगरातीकरण सर MSP क्या हो रहा है? बता दिया सर मैंने, इसमें ऊपर देखोगे नरेंद्र सिंह लेगेज क्लेम से मैंने बता दिया भाई। RK नाथ भाई राम राम। नायब सूबेदार के बारे में बताया सर मैं, आशीष तिवारी ही। संदीप कंबू नमस्कार भाई। अरविंद कुमार राम राम जी। धीरज मिश्रा, मेरे पिताजी का देहावसन हो गया है, एक्स सर्विसमैन थे। मेरे माता जी का नाम जमीन जी के नाम जमीन नहीं है क्या? उन्हें कुछ ग्राम सभा की तरफ से जमीन अलर्ट हो सकती है? देखो सर धीरज मिश्रा जी, आपने ये नहीं बताया कौन सी स्टेट में थे, जबकि मध्य प्रदेश में ये कानून बना था 1984 में, और राजस्थान गवर्नमेंट में भी है। अगर आपकी पंचायत प्रस्ताव पास करके कलेक्टर के पास में भेजे, कलेक्टर के पास में भेजिए कि हाँ हमारी ये ज़मीन है खाली पड़ी है ग्राम पंचायत की, जिसके अंदर झाड़ियाँ कीकर ये बुबुल के पेड़ खड़े हैं और हम इनको देना चाहते हैं जिनसे ये अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये कई स्टेटों में इसके रूल है। अब वो कहाँ, वो तिवारी जी कहाँ भाग गए अभी? ये मेरे पहले से ही पता है इन चीज़ों के बारे में, हमने बहुत सर्च भी करा है कि किस स्टेट में क्या क्या योजना, मेरे पास में पूरी एक बुकलेट है, उनमें मैंने लिखा है इनको। तो आप अपने स्टेट नहीं बताया, तो आप इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी आप RTI लगा के, कलेक्टर ऑफिस में RTI लगा के वहाँ से पूरी कि कब ये कानून बना था, किस किस कानून के अंतर्गत है, तो आप कलेक्टर ऑफिस से RTI से ये जानकारी मांग लो। राहुल कुमार परमेश्वर डिसाज को कुछ बताओ? बता दिया। सवेदेश पांडे बहुत बधाइया सर। सुरेश पांडे बहुत। राहुल कुमार परमेश्वर को बताओ सर। सुरेश पांडे, बिटवर सिंह फ्रेंड, जनकृत जोशी, सुरेश राय ठाडे, जितेंद्र कुमार, सुरेंद्र मलिक भाई आपकी मेहनत को सलाम है। हंसराज कपिल भाई जय हिंद। एक लेटर GOI मोडी 26/10/2000 का, जिसमें बोर्ड आउट मेडिकल ग्राउंड में एक्स ग्रेट या लम सम कम्पटेंशन के रिगार्डिंग आप इसके बारे में 2011 2012 और मेरे हिसाब से 2013 में ये बंद हुई है, क्योंकि नहीं 2013 में नहीं 2014 ये जाकर हुई है 2016 के करीब, क्योंकि 2015 में भी मिला है मेडिकल बोर्ड का पैसा सबको मिला, समझे। जबकि मैं जब रिटायरमेंट आया था 2014 में मेरे को लमसम मिले थे 9,60,000 के करीब 2011 में, तो उस समय तक था। बाद में ये बंद कर दिया। इसके ऊपर भी भाई बहुत सारे लेटर लिखे हैं
पर हम क्या करें, हम एक दूसरे के टांग खींचने में इतने बिजी हैं कि किसी का भला ही ना कर पाते हम कभी। हंकम दिन दीन, जय हिंद साहब जी, सुनना वरन सर, इसका भी भाई मैं बता दूं, पता क्या है, पहले लोग यहाँ पे बैठ के कमेटियाँ चलाते थे, हमारे आने से भी पहले लोग जागरूक नहीं थे, वो 100 200 रुपये लेते, पूर्व सैनिकों को और सदस्य बनाते और उनके चाय पकौड़े दारू पी जाते उन पैसों की। हमारे आने के बाद में पूरे देश भर के जवानों को पता लगा कि ये कमेटियाँ सिर्फ चाय पकौड़ों खाने के लिए बनाई है। असली लड़ाई तो जो जंतर मंतर पर जो दिल्ली जाके लड़ रहे हैं वो है असली लड़ाई, ना वो कभी सदस्य की कहते ना कभी पैसे की कहते। आज तक आप लोगों ने मेरे को कभी नहीं सुना होगा। और ये पकौड़े खाते रह गए। मैं जबकि साथ मुलाकात रक्षा मंत्री से कर ली जवानों की जायज़ मांगों के लिए, और ना तो मैं उसके पास में कोई टिकट लेने के लिए गया। अगर मैं 7 मुलाकात माननीय रक्षा मंत्रियों के और 57% मैंने लोकसभा राज्यसभा में डलवाई, अगर मैं इतनी मेहनत कोई टिकट लेने में कर लेता ना, किसी पार्टी के झंडे डंडे उठाने में कर लेता, तो यकीन मानना आज मैं किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं कोई विधायक या सांसद होता, अगर इतनी मेहनत मैं वहाँ कर लेता तो। पर यहाँ अपने समाज को कहीं ना कहीं मैं पीछे छोड़ के चला जाता, और समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी। सर वर्मा, शेठी कुमार एम सरित नमस्कार, आसले सेका नमस्कार, कैलाश प्रोजरे नमस्कार, दिस हेल्ड द यू, दिस मैसेज द हेल्ड द यू। आदित्य 8वां पे कमीशन आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे जो सिविल कर्मचारी हैं वो सरकार पे दबाव डाल रहे हैं। सुरजीत राय, हमें ORP नहीं मिला तो हाँ तो हमारा पेंशन कभी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, पेंशन तो नहीं बढ़ेगा, वो तो फिर पे कमीशन में ही बढ़ेगा, जो परसेंटेज वो देंगे, पर ORP में नहीं। देवता सिंह जी, रिलेशनशिप द एनरोलमेंट होने जा रहा है, ये एनरोलमेंट अग्निवीर है या परमानेंट एनरोलमेंट है? नहीं, अब तो सारे के सारे अग्निवीर ही भर्ती किए जा रहे हैं। रिलेशनशिप में भी जो सर्टिफिकेट बनवा के हम रिलेशन में भर्ती देखते हैं सब अग्निवीर ही हैं पूरे के पूरे। आदित्य 8वां पे कमीशन होगा क्या सर जी? सिंह गुजरिया, लोकेश वर्मा, राम चंद्र, बलबीर सिंह जी नमस्कार सर। बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। और मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको, एक आप सब पेंशनर हो और इतने बिजी रहते हो कि अपने बारे में भी खुद चिंता नहीं करते, और जो नए जवान है वो तो भाई कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, कोई पुलिस में, कोई बैंक में, कोई टीचर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड में है, और बाइक पे आना जाना भी होता है घर से। तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है आप लोगों को तो पीछे आपके बच्चे रह जाते हैं, और सिर्फ एक गलती, आपकी एक गलती के कारण कि उनको कुछ ना मिलता, वो होता है DSP अकाउंट। और DSP अकाउंट जिसको SBI में तो शौर्या अकाउंट कहते हैं, शौर्या फैमिली डिफेंस अकाउंट, फैमिली पेंशन अकाउंट। और इससे सिर्फ एक छोटी ही चीज़ है कि आपको जाके सिर्फ बैंक में ये कहना है कि भाई मैं डिफेंस का पेंशनर हूँ और मेरा DSP अकाउंट किया जाए, आप लिख के दे दो, PPO दे दो, ये दे दो। पता है इसका कारण क्या? अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपके बच्चों को 50 लाख से ज़्यादा का तो इंश्योरेंस मिल जाता। आपकी बच्चों की पढ़ाई, बच्ची की शादी करोगे तब अलग अलग टाइम पे वो अलग से पैसे देते हैं बैंक वाले, मतलब बहुत अलग है। अब कौन कौन से बैंक में ये DSP अकाउंट है? ये सभी पेंशनरों के लिए है, जैसे SBI में है, PNB में है, BOB में है, येस बैंक में है, HDFC बैंक में है, ICICI बैंक में, IDBI में है, एक्सिस में है, बांद्रा बैंक में है, कोटक महिंद्रा बैंक में। और भाई ये 10-12 पेजों का लेटर है, ये भी डिफेंस का है, रक्षा मंत्रालय का है, बिटवीन रिन्यूअल ऑफ द MU बिटवीन AI एंड SBI बैंक। बताओ, तो थोड़ा ध्यान रखकर अपने आसपास वालों को भी बताया करो, इससे किसी का भला हो जाए। 50 लाख का बहुत बड़ा एक बीमा होता है, कोई मामूली बात नहीं है। नए जवान तो सारे के सारे भाई बहन बाइक पे आते हैं, जाते हैं, खेत में भी जाते हैं, खेतों का काम भी करते हैं, शहर में भी जाते हैं। कोई पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा है, कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई टीचर कर रहा है, कोई पटवारी कर रहा है। खुदा ना खास्ता आके कहीं एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, तो पिछले वाले बच्चों को, आपकी बच्ची को, आपके उनके भविष्य के लिए 50 लाख का तो अनुदान मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। और अगर आप DSP अकाउंट नहीं करवा के गए और जब चले गए तो बैंक 1 रुपया नहीं दे रहे, क्योंकि आप अपने जीवते जी आपने तो अपना अकाउंट DSP में करवाया नहीं। फिर क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट भी काट के बैठ जाते हैं ना, ये देने वाले पहले ये पकड़ते हैं कि कमी कहाँ है, क्या छूट गया इससे, क्योंकि किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत बड़ी बात होती है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा किसी की जेब से भाई। और तो मेरे पास में कोई सवाल नहीं है भाई, किसी भाई का जो सवाल है
वो लिख के भेज देना, अगले संडे ने फिर लेते हैं, अगले संडे ने फिर बताते हैं आपको कुछ अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ पूछा करो, कोई भी चाहे हिस्ट्री की, तो उससे हमारे को भी खोजबीन में मिल जाती है। एक हफ्ता में भी खोजबीन करता हूँ और भाई अच्छी नॉलेज भी आती है, गूगल से भी सर्च करते हैं। और हमारे मतलब अच्छी से अच्छी हमारे यहाँ पे एक एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है रोहतक में, यूनिवर्सिटी एमडीयू में, तो मैं वहाँ भी चला जाता हूँ हफ्ते में 1 या 2 दिन। एशिया की सबसे बड़ी, भारत की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेके आते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो आप पूछोगे तो थोड़ा सा ये हो जाता है, मन खुश हो जाता है कि भाई चलो उनको जवाब तो देना पड़ेगा, कोई ना कोई उत्तर, सवाल उस सवाल का जवाब उत्तर ढूंढ के लाएंगे तो हमारी भी मेहनत हो जाती है। अब लास्ट में आते हैं बात, भाई देखो अपने जेशु साहिबान अब जंतर मंतर इनको पुकार रहा है, रिटायर्ड जेशुओं को, और ज़्यादा से ज़्यादा जेशु साहिबान को अब इकट्ठे हो के गले मिलजुल कर एक थाली में रोटी खा के और अब इनको जंतर मंतर पे बैठना चाहिए। क्योंकि देखो हमारी तो नई उम्र है, समझो, हमारे पास में बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, बच्चे भी छोटे हैं, कभी हमारे को मनाली घूमने जाना है तो कभी भाई राजस्थान की सैर सपाटा करके आना। अब देखो बुजुर्ग आदमी, उनको तो क्या है, उनको तो 2 रोटी घर में खानी है, 2 रोटी जंतर मंतर पे खा लेंगे, कृपया करके वो तो आ जाओ यार, कुछ तो भला करो, हम तो आपके बच्चे छोटे भाई हैं, आओ। हमारे एक तिरछी टोपी लगा के आता था जयपुर से, गोल टोपी लगा के, एक हमारे गुरदासपुर से एक सूबेदार मेजर, काला चश्मा लगा के, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पतासे के ऊपर मुकोड़ा बैठा है, ऐसा, इतना सुंदर, इतना सुंदर, समझे। तो एक वो है, एक हमारे झुंझुनू से हैं, जबरदस्त व्यक्ति हैं, जबरदस्त व्यक्ति, मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो इनको कोई भारत रत्न की सिफारिश कर दूं मैं इनके लिए कि इनको भारत रत्न दिया जाए। जो जम्मू से एक ऑनरेडी कैप्टन, इनको भारत रत्न करने के लिए, और ये 8 बजे के बाद में शुरू होते हैं। जैसे इनके पास में आई वैसे रैंक के साथ में बात करते हैं, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे भी भाई आ जाते हैं मेरे सामने वो मेरे को कह देते हैं कि मैं इतने बड़े रैंक से आया था। अच्छी बात है, आपने मेहनत करी, आपने समय दिया, हमारे बस में नहीं था समय देना, 15 साल से ऊपर भाई थक गए थे, भाग लो अपने आ गए। अब जिसने समय दिया उसकी बहादुरी है भाई, प्रणाम उसकी सेवा को। पर इसमें ये नहीं है किसी को अहंकार दिखाना कि तेरा छोटा रहेगा मेरा बड़ा रहेगा। भाई तूने समय दिया, तूने 32 साल करी, 40 साल करी, 60 साल करी, भाई उसकी पेंशन तू ले रहा है, हमारे को तो उसकी पेंशन मिल नहीं रही। हमने जितनी सेवा करी उतनी पेंशन हमारे को मिल रही, उतनी में हमारा संतुष्टि, उतनी में हमारा हल्दी मिर्च आटा नमक सब कुछ आ रहा है, अच्छा चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, समझा, बिजली नहीं है, इन्वर्टर में चल रहा है, गदड़ गदड़ गदड़। तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जितने भाई देख रहे थे उनका सबका धन्यवाद। लंबा हो गया ये वीडियो भी, बहुत बहुत भाई।